तो यूनिट 5 जिसमें हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है CSIR की, ठीक है। यदि आप गेट के एग्जाम या फिर DVT या ICMR जैसे एग्जाम में देखेंगे तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो बहुत बेसिक्स आते हैं, ठीक है। CSIR में प्रॉपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का आपको कोर्स दे दिया गया है और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स आते हैं, ठीक है। ये एक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप लोगों ने कम स्टडी किया है। जब भी आप अपना इंटरमीडिएट BSc और MSc कर रहे थे तो यहाँ पर आपकी स्टडी बहुत कम रही, इस वजह से आपको बेसिक आइडिया नहीं है, ठीक है। दूसरा, CSIR लेवल पर जब इस यूनिट से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसकी सेल बायोलॉजी भी पूछते हैं, सिग्नलिंग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पूछते हैं। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स समझ में आता है कि ये यूनिट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पर तो सिंपल चीजें होती हैं, एग स्पर फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया और वो डिवीजन हो गया, मारुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, जर्म लेयर्स हो गई और ऑर्गन्स बन गए, एरो लगा करके बता दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एक स्टूडेंट को ये सीखना पड़ता है एक सेल लगातार अपने फेट को कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पर है किसी का? ऊपर है या इधर है? तो यहां पर ध्यान दो सभी लोग। तो यहां पर आपको क्या करना है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सेल बायोलॉजी भी पढ़ना है, ठीक है, उसका सिग्नलिंग भी पढ़ना है, ठीक है, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़नी है कि उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, एक सेल अपने आप को कैसे बदल रहा है। तो जब डिफरेंशिएशन होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो उस डिफरेंशिएशन के लिए कौन सिग्नल जिम्मेदार था, कौन सा इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो उसमें मैसेंजर कौन है, उसका रिसेप्टर कौन था, डाउनस्ट्रीम सिग्नल क्या था, ठीक है। और उसी समय पर उस सेल का एसोसिएशन किसी और सेल से हो जाए जिसके सिग्नल्स अलग हैं तो उसका क्या फिट हो सकता है। इस तरह की एप्लीकेशंस यहां पर हमारे सामने आते रहते हैं, ठीक है। तो एक तो बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है और उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके लिए कौन से सिग्नल्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसे आपको पढ़ना है। जब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं तो वो टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझा लूंगा, आप सीख भी जाओगे। ये यूनिट आपको हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, और ऑन एन एवरेज में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1-2 सेक्शन बी में और 1-2 सेक्शन सी में। इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे तो आप 15-16 नंबर या मोर देन 12 नंबर से ज्यादा तो आप यहां से ला ही सकते हो एक एवरेज में, और ये नंबर CSIR में बहुत है। किसी एक यूनिट से आप 12-15 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो ये नंबर काफी सफिशियंट है, क्योंकि यदि यहां से 12 नंबर आ रहे हैं तो कई बार क्या होता है, किसी यूनिट से 30 नंबर पूछ लेते हैं, 20 नंबर पूछ लेते हैं। वैसे 4-5 यूनिट 6 यूनिट यदि आप बेस बना लेंगे तो आप आसानी से जो बेस स्कोर है वो कर ले जाएंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम लोग यूनिट 5 है, इसको यहां डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्लासिकल पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप जब भी पढ़ोगे तो उसके पीछे एक बेसिक जो रिसर्च है आपको उसे पढ़ना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है, आप ये समझ लीजिए। सब लोग कहते हैं ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च करना है, कैंसर में करना है, यहाँ करना वहां करना है, ये एक बहुत पोटेंशियल फील्ड है रिसर्च के लिए। डेवलपमेंटल नॉलेज जितना बेहतर होगा फ्यूचर में उतनी, ठीक है, जो प्रोसेसेस हैं वो आसान हो जाएंगे, और बहुत सारे, ऐसा नहीं कि नहीं होते, दुनिया भर में बहुत सारी रिसर्च इस पर चलती रहती है। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों को नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है ना, क्योंकि नी जॉइंट पर क्या होता है कि जो कार्टिलेजेस होते हैं, बोन्स पर जो कार्टिलेजेस होते हैं वो कार्टिलेजेस रप्चर हो जाते हैं, वो कार्टिलेजेस रिमूव हो जाते हैं। तो जब कार्टिलेज हैं ही नहीं, यहां से कार्टिलेज निकल गए हैं, तो फिर बोन्स आपस में रगड़ने लगती हैं और इस तरह से पेन और इन्फ्लामेशन ट्रिगर हो जाता है। कार्टिलेज भी तो टिश्यूज हैं, यदि कार्टिलेज को रीडेवलप किया जा सके, कार्टिलेज बनाने वाली सेल्स को दोबारा रीस्टिमुलेट किया जा सके, तो क्या किया, इंजेक्शन से जो सेल्स हैं वो इंजेक्ट कर दिया जॉइंट्स पर और प्रॉपर सिग्नल्स इंड्यूस किए और बोन्स के अराउंड क्या बन जाएंगे, कार्टिलेजेस, और दोबारा जो ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उसे रिपेयर किया जा सकता। रिप्लेसमेंट क्या होगा,
खत्म हो जाएगा। तो जो यहां पर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं वो 1-2 इंजेक्शन में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कार्टिलेज दोबारा बन गए। लेकिन ये तो तभी पता चलेगा कि कार्टिलेज की सेल्स बनती कैसे, उनके डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा सिग्नल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक एग सेल है और दूसरा स्पर्म सेल है। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है? एक कंप्लीट सेल बनती है जिसे आप क्या कहते हो? जाइगोट। और यही डिवाइड होकर के एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना लेता है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, बॉडी बन जाती है। तो शुरुआत हम सभी की किससे हुई? एक जाइगोट से ही तो हुई, एक कंप्लीट सेल से हुई थी। एक सेल थी, उसने डिवाइड होकर के क्या बना लिया? पूरी बॉडी बना ली। इसी के सिद्धांत को आपको पढ़ना है, इसी साइंस के सिद्धांत की आपको स्टडी करनी है। ठीक है, और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप रिसर्च करेंगे, इस फील्ड में जाएंगे। लेकिन अभी तक की रिसर्च में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेब्लिश हो चुके हैं, उसके बेसिक रूल्स क्या हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, वो आपको स्टडी करना है। ठीक है, थोड़ा सा ओपन माइंड से स्टडी करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले से प्री डिसाइडेड स्टेट में होगे तो आपके लिए हमेशा मुश्किल होगी। प्री डिसाइडेड का मतलब होता है एक व्यक्ति एक जो सोच है वो बना ही लेता है, और सोच के साथ क्या है कि वो बने रहते हैं। तो उनको जब उस सोच के साथ बने रहते हैं तो उनको लगता है मैं ही जो हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। तो ऐसे ही स्टूडेंट सोच बना लेता है कि वो एक कॉन्सेप्ट को जैसा दिमाग में बना लिया वैसे ही बना लेता है। उसको पढ़ाने वाला सामने क्या बता रहा है, क्या बताना चाहता है, उसे क्या सीखना है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। वो केवल अपनी चीजों में, ठीक है, बना रहता है कि मैंने तो ये पढ़ा था, यहां तो ये बताया जा रहा है, वो सही था, ये गलत था। तो हमेशा क्या करना है? थोड़ा फ्री होकर के यहां पर आपको सुनना है कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। पहले क्या पढ़ा था, बाद में क्या पढ़ा, उसको कंपेयर बाद में कर लेना जाके। ठीक है, तो आप सीख भी जाओगे। मैं आपको यदि सिखा लूंगा, मैं आपको समझा लूंगा तो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है इसको बेसिकली 5 चैप्टर में डिवाइड किया। कितने चैप्टर में डिवाइड किया? 5 चैप्टर में। 2 चैप्टर ए, बी और यहां नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ आपको 3 चैप्टर्स में और इसको डिवाइड कर दिया। और ये डिवीजन इस वजह से कर दिया कि जिससे आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सके डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। यहां पर 3 चैप्टर्स कर दिए, सी, डी और ई। टोटल कितने चैप्टर हो गए? 5 चैप्टर्स हो गए। 5 चैप्टर्स में इस पूरी यूनिट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहली यूनिट में पहला जो चैप्टर है उसका उन्होंने नाम दिया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। जब एग इस पर फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनेगा। ठीक है, एक जाइगोट का मतलब एक कंप्लीट सेल है, डिप्लॉइड सेल। स्पर्म और एग कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, सिंगल सेट ऑफ जीन होते हैं। दोनों के फ्यूज हो जाने से एक डिप्लॉइड सेल बनती है। और आप सभी लोग जानते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर, कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। तो जाइगोट का मतलब है एक डिप्लॉइड सेल। ऐसे तो हमारी बॉडी की सभी सेल हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मसल सेल, न्यूरॉन सेल, सभी तो डिप्लॉइड सेल हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो सभी जाइगोट हैं? नहीं है। जाइगोट के साथ एक कैरेक्टर और जुड़ा है, इसके पास पोटेंशियल है। इसके पास क्या है? एक ऐसी सेल जाइगोट है, जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है विथ पोटेंशियल टू डेवलप ए होल ऑर्गेनिज्म। इसके पास इतनी पावर है कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है? बना सकता है। तो आपको ये भी स्टडी करना है भाई, ऐसी पावर इसके पास कैसे? इसी को क्या कहते हो? पोटेंशियल। इस सेल को डिवाइड करना है। जब सेल डिवाइड होती है तो यहां पर भी माइटोसिस होगी। जब ये डिवीजन होगा, जाइगोट डिवाइड करेगा तो क्या करेगा? माइटोसिस, ये जर्म सेल बनाएगा, माइटोसिस। और माइटोसिस में आप पढ़ते हो कि जब सेल डिवाइड करती तो अपने जैसी सेल बनाती। अपने जैसे क्या बनाया? तो इसकी पावर है डिवीजन की। इसके पास कैपेसिटी है कमिटमेंट की। ये कमिट कर सकता है कि मुझे लीवर बनाना है, लंग्स बनाना है, किडनी बनाना है, हार्ट बनाना है। ठीक है, देन और इंडक्शन। देखो यहां समझिए, आप ये फैसला कर लो कि आज मैं खूब पढ़ूंगा, फैसला कर लिया, कमिटमेंट कर लिया। खाना खाने के बाद कमिटमेंट की ऐसी तैसी, जहां खाया पूछा कमिटमेंट, बोले कौन सा कमिटमेंट? मैं जो सच बोलता हूं वो खाने के बाद बोलता हूं, और खाने के पहले तो मैं सच बोलता ही नहीं हूं। तो कमिटमेंट खत्म।
और खाने के बाद मुझे आ रही नींद और यही मेरे लिए सही है, मैं सोऊंगा। कमिटमेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां क्या लिखा हुआ है? कमिटमेंट। कमिटमेंट करना आसान है, कमिटमेंट करना, लेकिन उसके बाद क्या करना है? चेंज कर लेना। ठीक है, तो यहां पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बेसिक सिद्धांत हैं कि सेल की पोटेंसी क्या है, उसका कमिटमेंट क्या है, किसी पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन में बदलने के लिए जो कमिटमेंट होता है, तो साइंटिफिकली कमिटमेंट क्या होता है। ठीक है, कमिटमेंट का मतलब हो गया एक बार उसने कमिटमेंट कर लिया तो क्या वो रिवर्स हो सकते हैं अपने कमिटमेंट से, या रिवर्स नहीं हो सकते। आप इन चीजों को सीखोगे। स्पेसिफिकेशन क्या है? ठीक है, इंडक्शन। इंडक्शन को हिंदी में क्या बोलोगे? ठीक है, प्रेरित करना। तो जब डेवलपमेंट होता है सेल का, तो सेल को किस पर्टिकुलर फेट में जाना है, उस सेल का भाग क्या होगा। ठीक है, उस भाग को डिसाइड करने के लिए भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग सेल्स होते हैं, तो आसपास की सेल्स भी उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। उसकी पोजीशन क्या है, किसी सेल लेयर के ऊपर सेल है या सेल लेयर के नीचे है, ये भी डिसाइड करता है कि उसे कहां जाना है। हिंदी में हम लोग एक कहानी, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जैसी दोस्ती करोगे वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, कॉम्पिटेंस, देन इसके बाद एंड डिफरेंशिएशन, मार्फोजेनिक, जेनेटिक ग्रेडियंट, सेल फेट एंड सेल लीनिएज, स्टेम सेल्स, जीनोमिक इक्विवेलेंस एंड द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, इम्प्रिंटिंग, म्यूटेंस एंड ट्रांसजेनिक एनालिसिस। सीधे सीधे आप यहां समझ लेंगे, एक सेल जिसके पास डिवीजन की कैपेसिटी है, डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी है, वो अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट हो सकता है। तो इस सेल के डिफरेंशिएशन में जो साइंटिफिक टर्म है और उसका जो कमिटमेंट है, उसका डिटर्मिनेशन है, वो सेल के लेवल पर आप स्टडी करोगे कि सेल के पास ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो उसे कैपेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी यहीं पर स्टेब्लिश हो जाएगा। कमिटमेंट किसे कहते हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, ये सारे टर्म क्या होंगे यहां आप सीख जाओगे। जैसे एक टर्म यूज करते हैं सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, यूज करते हैं ना, इसका मतलब आप सिंपल समझते हो कि सेल का डिवीजन होना और उसका किसी एक पर्टिकुलर सेल टाइप में बदल जाना, यही हुआ ना। तो ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, स्टेम सेल के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, टोटीपोटेंट स्टेम सेल, यूनिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, नाम सुना ना। तो ये पोटेंसी क्या होती, कौन इन्हें पोटेंट बनाते हैं, इनके पास डिवीजन की कैपेसिटी कैसे है, ठीक है, ये अनडिफरेंशिएटेड कैसे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कहां पढ़ेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इस बार बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहां पूरी टर्मिनोलॉजी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यदि मैं अभी आपसे कह दूं कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, तो आप कुछ भी अंदाजा लगा लो, कुछ भी अपने दिमाग में सोच लो। तो ये तो आपकी सोच पर डिपेंड है, जैसा आपको मतलब समझ में आ रहा है आप बना लोगे सोच। लेकिन एक्चुअल में तो कॉम्पिटेंस अभी नहीं पढ़ा आपने, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कॉम्पिटेंस किसे कहेंगे। ठीक है, तो यहां पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, टर्मिनोलॉजी सीख जाओगे। ठीक है, कोई समस्या यहां पर? और पोटेंसी है, कमिटमेंट है, स्पेसिफिकेशन है, इनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आगे बढ़ा जाए। जब डेवलपमेंट की शुरुआत की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं एग स्पर्म फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा तो डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट तो तभी शुरू होगा जब क्या बने, जाइगोट बने। तो यहां पर हम लोग जो सेकेंड चैप्टर है उसमें हम लोग बात करेंगे गैमीटोजेनेसिस की। किसकी बात करेंगे? अर्थात एग स्पर्म सेल फॉर्मेशन, एग स्पर्म फॉर्मेशन होगा, देन इसके बाद फ्यूजन होगा और फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। यहां पर आप साइंस के कुछ सिद्धांत पढ़ोगे। ठीक है, कुछ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। जैसे बहुत सारे पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो एग और स्पर्म को पानी में ही रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जो फीमेल एनिमल्स होते हैं वो एग को वाटर में रिलीज कर देते हैं और जो मेल एनिमल्स हैं वो स्पर्म को वाटर में रिलीज कर देते हैं। अब यहां साइंस का कॉन्सेप्ट है कि वाटर तो बहुत सारे ऐसे वाटर रिजर्वायर है जहां वाटर मूवमेंट होता रहता है, तो कैसे सर्च कर लेंगे एग स्पर्म जो फ्यूजन, तो बाद की बात है, पहले तो एक दूसरे को क्या करें, सर्च ही कर लें, तब क्या होगा,
फ्यूजन होगा, और उसी वाटर में और भी थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज हैं एनिमल्स की, उनके एक स्पर्म भी चारों तरफ है, क्रॉस स्पीसीज फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, या हमेशा स्पीसीज स्पेसिफिक होगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्वेश्चन ये आप यहीं सीखोगे। सी अर्चिन का नाम सुना है ना, क्लासिकल केस हम लोग पढ़ेंगे सी अर्चिन का, ठीक है। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया सी अर्चिन में, क्यों मनोज? रीसेट। तो वहां पर आप ये पढ़ोगे, साइंस के सिद्धांत को समझो, कैसे एक वाटर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग स्पर्म स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर में एक दूसरे को सर्च कर लेते हैं, और एक दूसरे को सर्च करने के बाद क्या बना लेंगे? जाइगोट। तो यहां पर आप इस एग्जांपल समझोगे तो सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो गैमेटोजेनेसिस क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, और एग स्पर्म ये दोनों हैप्लॉइड सेल हैं, और जब सेल का फ्यूजन होगा तो इस फ्यूजन के लिए स्पेसिफिसिटी कौन डिटरमाइन करेगा, कौन ऐसा होगा जो स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्यूजन रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है। जो एग होते हैं उनके आउटर सरफेस पर एक कवरिंग होती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। यदि स्पर्म को फ्यूज होना है तो इसे क्या करना होगा? पेनिट्रेट करना होगा। तो ये सारा सिद्धांत आप कहां पढ़ने वाले हो? सेकेंड चैप्टर में। कोई समस्या इसमें? बताइए, आगे बढ़ा जाए। जो तीसरा है मॉर्फोजेनेसिस एंड, जब एग स्पर्म फ्यूजन हो गया, जैसे ही एग स्पर्म फ्यूजन होता है, जो जाइगोट बनता है, जो सेल प्रोड्यूस होती है डिप्लॉइड, वो डेवलपमेंटली एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने का मतलब है उसका डिवीजन तेजी से स्टार्ट हो जाता है, और वो अपनी फेट की तरफ अपनी सिग्नल्स के अकॉर्डिंग आगे की डिवीजन और प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो फिर वहां जब डिवीजन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज आएगी, उसके बाद की स्टेज कौन है, उसके बाद की स्टेज कौन है, जैसे मारुला है, ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला है, टर्म यूज करते हो ना। तो एक स्टूडेंट को ये भी तो समझ में आना चाहिए, मारुला कब बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, ब्लास्टुला कब बोलेंगे, गैस्ट्रुला कब बोलेंगे, ठीक है। और जब ये हम इस स्टेजेस को पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स लगातार क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, जर्म लेयर्स बन रही हैं, सेल का माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो जैसे आप मान लेते हैं हम सभी लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन हम सभी लोग एक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है। कोई इंजीनियरिंग का है, कोई आर्ट साइंस का है, कोई बायोलॉजिकल साइंस का है, कोई फिजिक्स का है, लेकिन हम सभी लोग एक जगह पर रहते हैं, एक साथ एक दिन कॉलेज जा रहे हैं। तो जब कॉलेज के गेट से एंट्री कर जाएंगे तो फिर हम लोग अलग अलग होने लगेंगे, सब डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, तो सब अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या हो रहे होंगे? जा रहे होंगे। तो जब हम गेट में एंटर हुए हम सभी लोग, तो हम लोग साथ में थे, लेकिन जैसे गेट के अंदर हुए तो हम लोग अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ गए, अलग हुए नहीं हुए। डेवलपमेंट में भी इसी तरीके से सेल्स डिवाइड होकर के प्रोड्यूस होते हैं, और देन वो अपनी फेट के अकॉर्डिंग, सिग्नल के अकॉर्डिंग माइग्रेट करने लगते हैं, ठीक है। और अपने नए पड़ोसियों के पास पहुंच जाते हैं, नई जगह पहुंचते हैं, वहां नया एनवायरनमेंट मिल रहा है, सराउंडिंग सेल्स अलग अलग हैं, वो उनको अलग सिग्नल दे रहे हैं। इस तरह से वो क्या होने लगते हैं? बदलने लगते हैं, अपने आप को क्या करते हैं? बदल देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हम लोग इन बेसिक साइंस को यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी रखेंगे, कई सारी ऑर्गन्स का और टिश्यूज के डेवलपमेंट का क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई समस्या यहां पर? सेल एंगेजमेंट एंड डिफरेंशिएशन इन जो है डिक्टियोस्टाइलम, ड्रोसोफिला का, सी एलिगेंस का यहां पर पढ़ेंगे। देन इसके बाद मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट, प्लांट के डेवलपमेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, जो सी हमारा चैप्टर है, इसमें आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो मॉडल एनिमल्स है, जिन पर बहुत रिसर्च होता है, जिनके बारे में हमें आज की डेट में काफी कुछ नोन है, जैसे सी एलिगन है, ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट है, ठीक है, और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म है, उनके एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग डेवलपमेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, उनके अलग अलग ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद किसका पढ़ेंगे? प्लांट, प्लांट भी तो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो प्लांट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लास्ट, जिसमें आप पढ़ोगे सेल डेथ, एपोप्टोसिस के बारे में, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यहीं पर किसको पढ़ेंगे? एजिंग और सेनेसेंस। और ये जो एजिंग और सेनेसेंस है ना, ये एनिमल के रिलेशन में,
एनिमल्स के रिलेशन में भी हम लोग यहां पर मेनली पढ़ेंगे, और स्पेसिफिकली यहां पर बात करें तो ह्यूमंस को भी डिस्कस करेंगे। एजिंग क्या है, सेनेसेंस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। यहां 3 टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन तीनों कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यदि टेक्निकली देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस नजर नहीं आता है, 5 चैप्टर में डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन ये सभी कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आप रिसर्च के एंगल से देखिए, प्रोग्राम सेल डेथ, यदि ये प्रोसेस नॉर्मल है, प्रोग्राम सेल डेथ की जो प्रोसेस है वो नॉर्मल है, तो हमारी बॉडी में जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, वो नहीं बच पाएंगे, वो मार दिए जाएंगे, तो कैंसर डेवलप होने के चांस कम होंगे। यदि हम लोग साइंस को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, एजिंग प्रोसेस को समझ पाते हैं, तो जो एजिंग की प्रोसेस है, ठीक है, एज रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको कम किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन इसके बाद क्या है, सेनेसेंस, क्या प्रोसेस है, क्यों एक ऑर्गेनिज्म एक स्टेज के बाद सेनेसेंस में धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है, तो साइंटिफिक बेसिस क्या है, साइंस में इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास आज क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, कैसे बता सकते हैं कि ये प्रोसेस है जो सेनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि हम उनको समझ पाते हैं तो सेनेसेंस की प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, हो सकता है खत्म ना कर पाए लेकिन क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, ठीक है। इस बेसिस पर आप देखते हैं कि दुनिया के कोई भी आप देशों में जाए तो एक बड़ी पॉपुलेशन क्या है, एज्ड पॉपुलेशन है, उनको बहुत सारी जो है बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को क्या कर सकेंगे, कम कर सकेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, इस वजह से ये यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से थोड़ा कोशिश करोगे, रिवीजन करोगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, स्कोर भी कर ले जाओगे। CSIR जैसे एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और मैंने पहले ही कहा कि दूसरे एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, और जब पूछे भी जाते हैं तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक बार यदि आप पढ़ लोगे तो उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग आगे जाकर के अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च करिएगा, लेकिन फिर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे कुछ सीनियर्स हैं जो इससे रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, और इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसमें यूनिट 5 में किसको पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी।